हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और आज मैं इस टॉपिक के ऊपर 10th लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं और आई होप दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑन दिस चैप्टर, दिस टॉपिक। और इसमें दो छोटे छोटे से अलग कंसेप्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स में ही, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बायबैक ऑफ शेयर्स। यहां पर एक खास बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हम इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं। एक कंपनी अपने जीवन काल में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कभी भी पैसे वापस नहीं करती, नेवर। There is a word called redemption. I hope you have heard about this word. So there is a difference between buyback and redemption. पहले मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर मैं buyback की तरफ मूव करूंगा। Redemption preference shares and debentures का किया जाता है। और ये redemption क्या होता है? जिस दिन कंपनी प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर को इशू करती है उसी दिन एक डेट फिक्स कर दी जाती है भविष्य की, जो 20 साल से 30 साल का टाइम पीरियड है, जिसमें जो मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा आपको, कि उस समय तक या उस निश्चित समय को, उस डेट को कंपनी उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिवेंचर्स को पैसे वापस दे देगी। मतलब उनके शेयर्स और डिवेंचर्स कंपनी रिडीम कर देगी, कंपनी उनसे वापस ले लेगी और उनको पैसे दे देगी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायबैक एंड रिडम्पशन। रिडम्पशन किया जाता है प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स का। बायबैक यूजुअली हम इक्विटी शेयर्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बायबैक इज वॉलंटरली एंड दिस इज अ कंपल्सन। ये कंपल्सरी है, ये तो एज पर रूल्स आपको करना ही करना पड़ेगा। बायबैक कंपनी इक्विटी शेयर्स का करती है। सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट आपको बायबैक करने की परमिशन देता है, और ये बायबैक कंपनी केवल इक्विटी शेयर्स का करती है। ये किस प्रकार करती है, क्या इसमें कंडीशंस हैं, सेबी की क्या गाइडलाइंस हैं, इसका एक प्रैक्टिकल सम भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बायबैक किस प्रकार से होता है इसके बारे में आप जानिएगा, क्योंकि अगर बायबैक आप इस टॉपिक पे समझ लेते हैं तो जब मैं आपको रिडम्पशन के बारे में बताऊंगा प्रेफरेंस शेयर्स के या डिवेंचर्स के, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन दोस टॉपिक्स आल्सो। तो अभी मैं बायबैक की तरफ मूव कर रहा हूं कि कंपनी जब अपने इक्विटी शेयर्स को वापस खरीदना चाहती है, खरीदती है, क्यों खरीदती है ये भी बताता हूं मैं अभी। तो बायबैक कंपनी कर सकती है। तो बायबैक करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं, एंड वी आर टू फुलफिल दोज कंडीशंस of buying back the shares. Especially we can write the word that is the equity shares, और वो conditions क्या क्या है, just concentrate few of them. Number one, must be permissible under articles of association. This is the first point, friends. कंपनीज के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें जो लिखा गया है वो आपको बायबैक करने की परमिशन देता हूं। दिस इज द फर्स्ट। नंबर 2, स्पेशल रिजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव इन अ जनरल मीटिंग मस्ट बी पास्ड। एक प्रस्ताव पास होना बहुत जरूरी है कि हम शेयर्स को बायबैक करना चाहते हैं। ओके, सिंपल सिंपल सी कुछ बातें हैं। नंबर 3 इसमें हम कर सकते हैं, नॉट मोर देन 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व्स। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फ्रेंड्स। कंपनी 25% से ज्यादा अपने पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स जितना भी होगा कंपनी के पास, उसके 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती। Another rule, these are some rules, these are some conditions
जो हमें फॉलो करनी है बिफोर बाइंग बैक द शेयर्स, कि एक तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया हो, 25% से ज्यादा ना हो, ये भी इस रिजोल्यूशन में होगा। अभी एक अमेंडमेंट हुआ था 2001 में पहले, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी एक मीटिंग कॉल कर सकते हैं, वहां पर भी एक रिजोल्यूशन पास हो सकता है, और उस रिजोल्यूशन में उनको ये दिया गया है 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10%, नॉट मोर देन 10% नहीं होना चाहिए टोटल पेड कैपिटल और फ्री रिजर्व का। ये जो वर्ड आया है फ्री रिजर्व, ये क्या है? ये कहता है कि कंपनी की जो ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी, लेटेस्ट जो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी, उसमें जितने भी रिजर्व्स वगैरह पड़े हैं वो डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल हो। तो जो भी रिजर्व्स डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल है, जनरल रिजर्व है, सरप्लसेस हैं, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम भी, वो सारे के सारे क्या माने जाते हैं? फ्री रिजर्व्स। तो ये 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो है कंपनी जितने भी शेयर्स बायबैक करेगी दे मस्ट बी फुली पेड अप। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। केवल उन्हीं शेयर्स को बायबैक किया जा सकता है जो फुली पेड अप हो। जो फुली पेड अप नहीं होंगे आप उनको बायबैक नहीं कर सकते। विदिन 12 months ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन, जैसे ही यहाँ पे ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपने शेयर्स को बाय बैक कर लेना है। इससे ज्यादा समय आप नहीं लगाएंगे। इसके अलावा कंपनी को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करवाना होगा कि कंपनी डिफॉल्टर नहीं हुई है, बैंकरप्ट नहीं हुई है, इंसॉल्वेंट नहीं हुई है, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 1 year, अगले 1 साल तक के लिए वो अपने सारे कर्जों का, अपने सारे ब्याज का जो भी उसके लेन देन है भुगतान करने में सक्षम है, किसी भी प्रकार से उसका दिवाला नहीं निकला है। ये गाइडलाइंस उसको देनी ही देनी है। जो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, लिस्टेड शेयर्स, उन्हें सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, सारी की सारी, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा कि सेबी की गाइडलाइंस क्या है। और जो नॉट लिस्टेड है वो शेयर्स एंड डिवेंचर एक्ट 2014, ये भी आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि ये सारी गाइडलाइंस आपको जानने की अभी आवश्यकता नहीं है। शेयर्स एंड डिवेंचर एक्ट 2014 की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा उन शेयर्स को जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। और इसी में एक और पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, जिस दिन भी ये शेयर्स बायबैक किए जाते हैं, बायबैक के नेक्स्ट 7 डेज में, विदिन 7 डेज बायबैक जो शेयर किए गए हैं, शेयर्स मस्ट बी कैंसल्ड, रद्द करने पड़ेंगे इन शेयर्स को बिफोर द ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जिसको हम बोल सकते हैं, और इवन रजिस्ट्रार। आपको रजिस्ट्रार या स्टैट्यूटरी ऑडिटर के समक्ष उन शेयर्स को रद्द करना पड़ेगा जो भी आपने बाय बैक किए। मतलब देखिए, हमने पढ़ा था फॉरफिट किया हुआ शेयर, फॉरफिट किया हुआ शेयर इशू किया जा सकता है, परंतु जो ये बाय बैक किया जाता है इसको इशू नहीं किया जाएगा। और यहां पर भी एक खास बात और ध्यान रखनी है, नेक्स्ट 6 months तक बायबैक के बाद न्यू शेयर्स कैन नॉट बी इश्यू, नए शेयर्स इश्यू नहीं किए जा सकते। हाँ, इसमें भी एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बोनस शेयर आएगा जिसका जिक्र मैं आपको करूंगा मेरे जो मैं दूसरा टॉपिक शुरू करूंगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बोनस शेयर क्या होता है। प्लस हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था कन्वर्टिबल, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को या डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन, उनको छोड़कर, यानी बोनस शेयर प्लस कन्वर्जन, इनको छोड़कर, क्योंकि ये उसके दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं कंपनी की जो उसे पूरी करनी है,
इन दो स्थिति के अलावा कंपनी नए शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो दीज आर सम कंडीशंस, कुछ शर्तें हैं जो बिफोर बाइंग बैक द शेयर्स हम लोगों को फॉलो करनी है। आई होप आपको ये शर्तें समझ में आई होंगी। तो सिंपल सा है, आपके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन होनी चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, 25% से ज्यादा नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स को भी परमिशन दे दी गई है कि वो भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं, वो 10% से ज्यादा नहीं करेंगे। फुली पेड अप शेयर्स होने चाहिए, तभी आप उसको बाय बैक कर सकते हैं। 12 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा। आपका दिवाला नहीं निकला, ये डिक्लेरेशन आपको करना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपके शेयर लिस्टेड है तो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, और अगर लिस्टेड नहीं है तो शेयर्स एंड डिवेंचर एक्ट 2014 आपको फॉलो करना है। जिस दिन आपने ये बायबैक कर लिया उसके नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये कैंसिल भी करने हैं, और अगले 6 महीने तक आप नए शेयर्स इशू नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऑफ बोनस शेयर एंड कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स। इसके अलावा आप नए शेयर इशू नहीं कर सकते। तो ये था आपके पास कुछ जानकारियां कि बायबैक कैसे करना। अब भाई बायबैक में 2-3 छोटी-छोटी सी बातें और है थ्योरेटिकल। सबसे पहले बायबैक करने के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे? दे आर कॉल्ड द सोर्सेज। सोर्सेज में नंबर 1 है न्यू इशू या इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अभी तो हमने ये पढ़ा था कि बायबैक के बाद 6 महीने तक आप नए शेयर नहीं बेच सकते। ओके, वो बायबैक के बाद की बात है, लेकिन बायबैक करने के लिए अगर आपको शेयर्स की बायबैक करने से पहले या बायबैक करने के लिए जो पैसों की आवश्यकता है उसके लिए आप शेयर इशू कर सकते हैं। तो बायबैक करने के बाद आप कोई और क्लास के कोई नए शेयर इशू नहीं करेंगे, लेकिन बायबैक करने के लिए अगर आपको पैसों की जरूरत है देन यू कैन इशू। नंबर 2 ये फ्री रिजर्व हम लोगों ने पढ़ा है अभी प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। आप उसको थर्ड पॉइंट भी बना सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। इस फ्री रिजर्व में बेसिकली आपका जनरल रिजर्व और सरप्लस इनको हम शामिल करते हैं। तो ये 3 सोर्सेज हैं आपके पास जो आप यूज कर सकते हैं बायबैक के लिए रुपए इकट्ठे करने में। और यहां पर भी एक जो चीज है वो ये कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ही बेचकर, अगर मान लीजिए किसी स्टेटमेंट में किसी समय एक आगे डिवेंचर बेचकर कुछ पैसे आ गए इशू कर, इन्वेस्टमेंट बेचकर कुछ पैसे आ गए, कुछ एसेट्स बेच दी वहां से पैसे इकट्ठे कर लिए, वो रुपए आप इकट्ठे कर सकते हो, परंतु उनको बायबैक में यूज नहीं कर सकते। बायबैक में केवल इनको ही प्रयोग किया जाएगा। तो दीज आर सम सोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेबी की गाइडलाइंस। सेबी ने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं अलग से, उसके बारे में हम जानेंगे। मैंने भी आपको पिछले पेज पर जिक्र किया था कि सेबी ने भी सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार आपको बायबैक करना है। वो गाइडलाइंस क्या कुछ है? नंबर 1 तो देखिएगा कि आपने जो ये शेयर्स लेने हैं ये मंगवाने कहां से, कैसे आएंगे शेयर? ये शेयर्स आपके पास आएंगे जो भी है नंबर 1 एक तो ये जो एडमिसिबल शेयर्स हैं वे आप कैसे इसको ले सकते हैं, इसके लिए आपके पास है जितने भी आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है आप उनसे संपर्क कीजिए और उनसे प्रोपोर्शनेट लीजिएगा। अब यहां पर जो खास बात है ध्यान देने वाली, आप ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रुप को कॉल कर लेते हैं कि भाई आप हमें अपने शेयर दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड द निगोशिएशन। निगोशिएशन नहीं करनी, आपने सबको मौका देना है, प्रोपोर्शनेट आप ले सकते हैं। आप ओपन मार्केट में जाकर खरीद सकते हैं अपने शेयर्स को, वहां पर आप जो है सबको एक मौका दे रहे हैं कि आप जिन्होंने अपने शेयर्स बेचने हैं दे कैन कम टू यू। एक वर्ड होता है ओड लोट, यस द वर्ड इज ओड लोट होल्डर। अब ये क्या है कि कई बार ना एक होता है ट्रेडेबल लोट, देयर इज अ वर्ड ट्रेडेबल लोट। कंपनी ये डिसाइड कर देती है भाई मिनिमम 500 शेयर एक व्यक्ति के पास होने चाहिए अगर वो शेयर होल्डर बड़ा। जस्ट सपोज दिस इज अ गाइडलाइन। तो अगर किसी के पास 105 शेयर है या 115 है, 107 है, 287 है, और कंपनी कहती है कि मान लो आपके पास एक और एग्जांपल है 100 का मल्टीपल होना चाहिए, 100, 200, 300 लाइक दैट, तो कंपनी ऐसे ओड लोट होल्डर को भी कह सकती है कि आप अपने शेयर हमें दे दीजिए। इट कैन बी हैपन कि आप इनसे ले सकते हैं। और इसी प्रकार आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही जब मैंने लेक्चर लिए थे इस चैप्टर के ऊपर उसमें मैंने पढ़ाया था आपको स्वेट इक्विटी शेयर, आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग। और एक था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जिसको आप 3 साल तक नहीं बेच सकते थे, जिसको आप 1 साल तक नहीं बेच सकते थे। इन शेयर्स को भी कंपनी बायबैक में
खरीद सकती है। तो ये है कि शेयर्स सेबी के अनुसार किस प्रकार से आप ले सकते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर एक और खास बात आ रही है, जैसे मैंने कहा था नो निगोशिएशन, कोई भी इसके अंदर आपने किसी के साथ फोन पे वार्तालाप करके, सेटिंग करके, या यू कैन से वर्ड पार्शियलिटी आप नहीं कर सकते। आपको सबको मौका देना है। और मौका कैसे दे? वन नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर, वन नेशनल हिंदी न्यूज़पेपर एंड वन रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर। तो देखिए, जो नेशनल वाले वो तो पूरे देश में जाएंगे, और जो रीजनल है, मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में, अगर हम नॉर्दर्न एरिया साउदर्न एरिया की बात करें कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर कोई अखबार वहां छप रहा है, तो उसके अंदर भी आपको एक प्रॉपर ऐड देनी है कि भाई हम इस प्रकार से अपने शेयर्स को बाय बैक करना चाहते हैं। सभी को मौका है, तो जो भी अपने शेयर्स बेचना चाह रहा है वो आ जाइए। इसके अंदर एक डेट भी मेंशन होगी कि आपने किस डेट तक अप्लाई करना है, या उसके बाद अप्लाई नहीं माना जाएगा। इसके अंदर खास बात यह है कि जो टाइम पीरियड है वो नॉट लेस देन 15 डेज एंड नॉट मोर देन 30 डेज। 15 दिन से कम ना हो और 30 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड वो नहीं होना चाहिए। और अगर वो होता है जैसे हमने पढ़ा था ओवर सब्सक्रिप्शन, तो अगर आपके पास ओवर एप्लीकेशन आ जाती है, एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है, देन आप फिर से प्रोपोर्शनेट बेसिस यूज करेंगे। प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आप लेंगे, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट में भी लिखा था कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाती है तो आपने सबको मौका देना है, बट एज पर द कन्वीनियंस, एज पर द गाइडलाइंस, कि हम किस प्रकार से सबको मौका देंगे प्रोपोर्शनेटली अमाउंट के रूप के अंदर। तो ये है फ्रेंड्स। इसके अंदर आप ये भी कहेंगे कि जितने भी आप लोगों ने रेट्स डिसाइड करने हैं, किस रेट पे आपने लेना है नहीं, उसके लिए भी आपको बकायदा एक रेजोल्यूशन, जैसे हमने रेजोल्यूशन पहले पढ़ा था, उस रेजोल्यूशन में सारी बातें होंगी कि आपने कब बाय बैक करना है, उसमें रेट क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, दीज वर द सेबी गाइडलाइंस ऑफ बाइंग बैक द शेयर्स। तो अभी तक सारा ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। तो ये सोर्सेज कहां से आएंगे, और अभी मैं आपको एक थ्योरी का छोटा सा टॉपिक इसी में और पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल सम करवाऊंगा। और टॉपिक का नाम है एस्क्रो अकाउंट। ये एक तरीके का सिक्योरिटी अकाउंट है जो कंपनी किसी बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक होगा, वो बकायदा लिखा होगा, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में भी होती है ऐसी चीजें, इस रेजोल्यूशन में पास किया जाता है, वहां पर भी ये बात होती है कि आपने एक अकाउंट खोलना है। अब कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में, वेरी हैवी अमाउंट में शेयर्स को बाय बैक करना चाहती है। तो जब वो शेयर्स मंगवाती है शेयर होल्डर से, तो उनको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइन में एक चीज है एस्क्रो अकाउंट खोलना। और इस एस्क्रो अकाउंट में क्या होगा कि कंपनी एक निश्चित राशि इस अकाउंट में जमा करवाएगी एज ए गारंटी, यू कैन से सो। और उसमें क्या होगा, अगर बाय बैक अप टू 100 करोड़ रुपीस है, अप तो 25% ऑफ 100 करोड़, दैट इज 25 करोड़ रुपीस, इस एस्क्रो अकाउंट में जमा करवाया जाएगा, डिपॉजिट। अगर मोर देन 100 करोड़ है, तो जस्ट सपोज की 110 करोड़ है, जस्ट सपोज की 110 करोड़ है, तो 100 करोड़ से जितना ज्यादा होगा, 10 करोड़ ज्यादा है का एक्स्ट्रा 10%, एक्स्ट्रा यानी 100 करोड़ तक 25%, और उससे ज्यादा का 10% हो, यानी 10 करोड़ का 10% 1 करोड़, तो 25 प्लस 1 26 करोड़ रुपीस आपको इस अकाउंट में जमा करवाना होगा। और जो भी शर्तें हैं बायबैक करने की, कंपनी जब उन शर्तों को पूरा करते हुए शेयर्स को बायबैक कर लेती है, तब वो अपने फंड्स को रिलीज करवा सकती है, कंपनी रिलीज कर देती है। और यदि निर्धारित शर्तों के अनुसार निर्धारित समय में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसे वापस नहीं करती है, नहीं कर पाती है, तो सेबी इस अमाउंट को जब्त कर लेगी, इस अकाउंट को अपने कब्जे में ले लेगी। तो दिस इज कॉल्ड द एस्क्रो अकाउंट। इट इज जस्ट लाइक अ
सिक्योरिटी अकाउंट जो आपको ये भरोसा दिलाता है कि कंपनी विल डेफिनेटली पे द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ये बायबैक है। अभी ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, ये बायबैक किस लिए किया गया है इसमें आप समझ लीजिए कुछ फायदे। कई बार कंपनी के पास ना एक्सेस कैश होता है, तो उससे वो छुटकारा पाना चाहती है, गेट रिड ऑफ। तो अगर वो छुटकारा पा लेती है, क्योंकि कई बार पैसे ज्यादा पड़े हों, उनको नजर नहीं आ रहा कि इन्वेस्टमेंट कहां करनी है, तो इससे बढ़िया अपने शेयर वापस खरीद लो। शेयर वापस खरीदने से क्या होगा, मार्केट में शेयर कम हो जाएंगे, तो आपको लेस डिविडेंड देना पड़ेगा आगे भविष्य में, आपकी यहां पर भी बचत हो जाएगी। कई बार कुछ शेयर्स ना अनडिजायरेबल पर्संस के हाथ में होते हैं, अनडिजायरेबल पर्संस के हाथ में होते हैं, तो ऐसे लोगों से शेयर्स खरीदने से जो है मार्केट के अंदर शेयर्स ज्यादा नहीं होते, वरना वैसे लोग जो है शेयर्स औरों से खरीद कर वो कंपनी के अंदर एक ज्यादा बड़ा शेयर प्राप्त कर लेते हैं और फिर वो कंपनी के डिसीजन मेकर्स बन जाते हैं। तो इससे कंपनी को नुकसान भी पहुंचता है और कंपनी की छवि को भी नुकसान हो सकता है, या कंपनी इस बात से भी डरती है कि कहीं कंपनी के अधिकार किसी के गलत हाथों में ना चलाए जाए। तो इन सब व्यवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए भी, और अगर कंपनी के पास पैसा है तो कंपनी बायबैक कर सकती है। तो ये बेसिक से कुछ फायदे हैं, जो एक्स्ट्रा कैश है उससे छुटकारा पाने के लिए, भविष्य में डिविडेंड कम देना पड़ेगा और अनडिजायरेबल पर्संस के हाथ में कहीं अधिकार ना चला जाए, इससे बचने के लिए भी कंपनी बायबैक करती है। तो ये सारा एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था फ्रेंड्स। मैं अब आपको कुछ जनरल एंट्री बताता हूं और उसके ऊपर एक सम बताऊंगा, प्लीज कंसंट्रेट ऑन दैट। जस्ट सपोज कि जो फर्स्ट एंट्री हमारे पास जो है कि हमने पैसा इकट्ठा करने के लिए नए शेयर बेचे। तो जब आप नए शेयर बेचेंगे तो आपके पास सिंपल सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि अगर इसके अंदर आप लोगों ने पैसा इकट्ठा नहीं अलग अलग किस्तों में नहीं मंगवाया है, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो आप सारे रुपए इकट्ठे मंगवा सकते हैं और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप ये सारे रुपए इकट्ठे मंगवा सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक एंट्रीज कि जब हम लोग नए शेयर्स बेचकर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। जब आप शेयर्स खरीद लेंगे, आपके पास शेयर्स आ जाएंगे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, शेयर कैपिटल आया है। किससे आया है, शेयर होल्डर से, और उसको आप दे देंगे पैसे, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक एंट्री आपकी ये बनेगी, ये लास्ट में दो एंट्रियां होंगी और ये एंट्री कब होगी, जब आपने एट पार शेयर्स खरीदे, एट पार आपने शेयर्स खरीदे। इसी प्रकार अगर आप लोग एट प्रीमियम शेयर्स खरीदते हैं तो देखिएगा क्या होगा, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, आपने उनको पैसे देने, और अब आप लोगों ने जो है उनको प्रीमियम भी देना है, तो प्रीमियम आपके लिए खर्चा हो गया। तो सबसे पहले आपके पास क्या आया है, शेयर होल्डर को पैसे देने से पहले शेयर्स खरीदेंगे भी तो सही, शेयर कैपिटल आपके पास आएगा जितने का भी आएगा, और पैसे किसको देने हैं, शेयर होल्डर को। जस्ट सपोज कि 10 लाख के शेयर्स थे और आपने इनको 2 लाख रुपए प्रीमियम भी देना है एक्स्ट्रा, तो वो आपके लिए खर्चा हो गया। उस खर्चे की भरपाई हम या तो जनरल रिजर्व में से करेंगे, या सिक्योरिटी प्रीमियम में से, या फिर सरप्लस में से, इनमें से हम उसकी भरपाई करेंगे 2 लाख और शेयर होल्डर। तो मतलब जब आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो उस एक्स्ट्रा पैसे की भरपाई आप करेंगे जनरल रिजर्व, सरप्लस या सिक्योरिटी प्रीमियम में से। और इसकी दूसरी एंट्री में क्या होगा, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसी प्रकार अगर आप एट प्रीमियम पर, प्रीमियम तो हो चुका है, इसी प्रकार अगर आप एट डिस्काउंट पर बायबैक करते हैं, बायबैक आप कर सकते हैं डिस्काउंट पर, तो उसमें आपके पास शेयर कैपिटल आएगी। सबसे पहले पैसे किसको देने हैं, शेयर होल्डर्स को। जस्ट सपोज कि 10 लाख, होल्डर्स को देने हैं 9 लाख, 1 लाख रुपए का फायदा हो गया। तो ये 1 लाख रुपए का फायदा आपका कैपिटल रेवेन्यू है, दिस इज कॉल्ड द कैपिटल रिजर्व। इसको हम कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे और लास्ट में हम क्या एंट्री कर देंगे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो दीज आर सम बेसिक एंट्रीज कि आप किस प्रकार से पैसों का निर्माण करेंगे। यहाँ पे तो आपने निर्माण किया है, यानी सोर्सेज इकट्ठे किए, उसके बाद शेयर कैपिटल को आपने परचेज कर लिया, बाय बैक कर लिया, एट पार में ये, एट प्रीमियम पे ये और एट डिस्काउंट पे। अब मैं आपको एक मेन एंट्री बताने जा रहा हूं। ये तो था जब आपने नए शेयर्स बेचकर पैसे इकट्ठे किए, लेकिन जैसे हमने वर्ड यूज किया था फ्री रिजर्व से आपने पैसे जो है बाय बैक के लिए इकट्ठे करने हैं, वो कैसे काम करेगा वो देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री में वही है जो इस प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में और डिवेंचर के रिडम्पशन में भी काम आएगी। जितने भी आपके फ्री रिजर्व्स हैं
फ्री रिजर्व्स में बेसिकली हम दो ही यूज कर रहे हैं, दे आर नोन एज सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड जनरल रिजर्व, मींस दीज टू आर नोन एज द बेसिक फ्री रिजर्व्स। इसको डेबिट करके हमें एक नया अकाउंट खोलना है, उसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CRR। तो जितने की भी फेस वैल्यू है, मान लीजिए 10 लाख थे, नए शेयर बेच के 4 लाख इकट्ठे हुए हैं, तो 6 लाख कम रह गए, तो जो फेस वैल्यू है उतने रुपए हमें CRR में डालने पड़ेंगे। तो ये अमाउंट हमें बताता है कि हमने पैसों का प्रबंध कर लिया है। तो फ्री रिजर्व्स क्योंकि कई कामों में यूज होते हैं, लेकिन जब उसको CRR में डाल दिया जाएगा तो इसका यूज बेसिकली हम करेंगे शेयर्स को बाय बैक करने के लिए। तो दिस इज द मेन एंट्री कि अगर हमारे पास कोई शेयर्स नहीं है इश्यू करने के लिए तो हम इसकी तरफ कंसंट्रेट करेंगे। अगर किसी स्टेटमेंट में ये कहा ही नहीं गया कि नए शेयर बेच के पैसे आए हैं, या ये नहीं कहा गया कि हमारे पास जनरल रिजर्व या सरप्लस पड़ा भी है, तब भी हमें ये एंट्री करनी है। एंड वी विल एज्यूम कि हमारे पास सरप्लस तो है, सरप्लस नहीं है तो जनरल रिजर्व तो है, वी विल एज्यूम कि हमारे पास ये दोनों में से एक पड़ा है और उसको हम किसमें ट्रांसफर करेंगे, CRR। जैसे एक सम देखिएगा कि कंपनी 15,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का एक था, 12 रुपए में बाय बैक करना चाहती है और इसके लिए कोई भी फ्रेश शेयर्स का इशू नहीं किया गया। और अगर आप फ्रेश इशू नहीं करते हैं तो उस स्थिति में हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस। हम सबसे पहले ये एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। कितने रुपए चाहिए हमें, 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। अभी हम फेस वैल्यू की व्यवस्था करेंगे 1.5 लाख। हमने 1.5 लाख रुपए किसमें डाल दिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। उसके बाद हम शेयर्स खरीद रहे हैं, 2 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं, यानी हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम क्या एंट्री करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास शेयर कैपिटल आएगी 1.5 लाख। हम लोगों ने अभी जो है 2 रुपए प्रीमियम देना है, 15,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए, क्योंकि हम लोग यहाँ जनरल रिजर्व को ही लेके चल रहे हैं, तो अभी भी मान के चलेंगे कि जनरल रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने रुपए, 30,000 रुपए। टू शेयर होल्डर में कितना आया, 180, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 180 एंड टू बैंक 180। दिस इज द ट्रीटमेंट कि हम किस प्रकार से बाय बैक करेंगे। कैसे बताया मैंने कि आपके पास 1.5 लाख रुपए के जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद आपने शेयर्स को वापस खरीद लिया एंड क्वेश्चन इज ओवर। मैं आपको अब एक कंप्लीट सम करवा रहा हूं जिसके अंदर हमारे पास जनरल रिजर्व भी, सिक्योरिटी प्रीमियम भी, काफी कुछ होगा और उसको हम किस प्रकार से डील करेंगे। जस्ट लुक एट वन सम। फ्रेंड्स देखिएगा एक सम कि आपके पास शेयर कैपिटल पड़ा है 80 लाख का और ये है 8 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10। इसी प्रकार रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं आपके पास, जिसके अंदर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 15 लाख का एंड जनरल रिजर्व पड़ा है 13.5 लाख एंड सरप्लस पड़ा है आपके पास 8,10,000। इसी प्रकार आपके पास 8% डिवेंचर्स पड़े हैं 20 लाख के और आपके पास जो है नथिंग एल्स, बेसिक इंफॉर्मेशन है। और कंपनी ने कहा है कि आपने 20% इक्विटी शेयर्स वापस खरीदने हैं एट द रेट ऑफ 16 है, तो 10 का ना, तो 6 रुपए प्रीमियम हो गया मतलब। और इसके लिए कंपनी ने क्या किया, 9% डिवेंचर इशू किए हैं 6 लाख के एट 5% प्रीमियम, फर्स्ट पॉइंट। और नंबर 2, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 5 लाख की 6 लाख में। इसके अलावा कंपनी कहती है कि जो जनरल रिजर्व है इसमें 4 लाख का बैलेंस बचना चाहिए और सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी यूज्ड फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक। लुक एट द स्टेटमेंट नाउ, इट्स वेरी सिंपल वन। हमारे पास 8 लाख शेयर है, कंपनी 20% शेयर वापस खरीदना चाहती है, यानी 1,60,000 शेयर। 1,60,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 दैट इज 16 लाख रुपीज, तो हमें एक चाहिए। 6 रुपए प्रीमियम है, यानी 9,60,000 रुपए हमें एक चाहिए। हमें 25,60,000 की व्यवस्था करनी है और इसकी व्यवस्था करने के लिए हमारे पास ये 3 चीजें पड़ी हैं।
परंतु सबसे पहले कंपनी ने डिबेंचर बेचे। जब आप डिबेंचर बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा 6 लाख 5% प्रीमियम पर, तो 6,30,000 आएंगे। क्या आ जाएगा? टू 9% डिबेंचर, कितने रुपए के? 6 लाख के, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 रुपए का प्रीमियम और आ गया। तो ये तो होगी फर्स्ट एंट्री। एंट्री नंबर 2 में वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट बेच दी। इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, कितना रुपया आएगा? 6 लाख। गया क्या हमारी तरफ से? इन्वेस्टमेंट 5 लाख की, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट किस में ट्रांसफर हो जाएगा? सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। हमारे पास सरप्लस में 1 लाख रुपए हो रहा है। परंतु अभी आप अगर देखें 6 30 और 6 12,30,000 रुपए ये नहीं माने जाएंगे प्रबंध हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया ना या तो नए शेयर्स बेचिए या फिर आप जनरल रिजर्व वगैरह से ट्रांसफर कीजिए। यानी वी विल अज्यूम कि अभी तक हमारे पास 1 रुपए की भी व्यवस्था नहीं हुई है, हमें इन सब की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए स्पेशली कह दिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम तो यूज ही नहीं करना चाहिए आपने, इस 16 लाख के लिए छोड़ देते हैं। बोले जनरल रिजर्व में 4 लाख बचना चाहिए, तो हमने सीआरआर में पैसे डालने पड़ेंगे। अब जैसा मैंने समझाया था पिछले पेज पे, जनरल रिजर्व में थे 13.5 लाख, हम 9.5 लाख रुपए यूज कर सकते हैं। 4.5 लाख तो हमें बचाना है ना, और बाकी किस में से लेंगे फिर हम? सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में से। सरप्लस में कितने पड़े थे? 8-10 तो ये पड़े थे, और 1 लाख ये आया था, तो ये तो 9,10,000 रुपए हो गए थे। सिक्योरिटी प्रीमियम 15 लाख एक पड़े थे, 30,000 रुपए और आ गए, तो हमारे पास हो गए 15,30,000 रुपए। ओके फ्रेंड्स, तो 9,10,000 में से हम कितने रुपए और यूज करेंगे? 5.5 लाख रुपए, तभी तो हमारे पास 16 लाख रुपए होंगे ना। 2CRR, ये लीजिए फ्रेंड्स, 16 लाख का प्रबंध हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे? हम शेयर कैपिटल खरीद लेंगे। कितने की शेयर कैपिटल खरीदेंगे? 16 लाख रुपए की। इसको हम लोगों ने प्रीमियम भी देना है, और प्रीमियम का प्रबंध किस में से करने के लिए कह रहा है? सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम में से। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बहुत पैसे पड़े हैं, 15,30,000, और हमें सिक्योरिटी प्रीमियम किसने यूज करने? खाली 9,60,000। अगली एंट्री में टू शेयर होल्डर 25,60,000, और अंतिम एंट्री में क्या करेंगे? शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक 25,60,000। इस प्रकार से फ्रेंड्स यू कैन सी कि हम लोगों ने शेयर्स को बाय बैक किस प्रकार से करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी में मैं आपको केवल 30 सेकंड में एक और छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, और उसका नाम है राइट इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी जब बिजनेस शुरू किए को जो है 2 साल हो चुके हों, या अपने फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद 1 साल बीत चुका हो, और कंपनी नए शेयर बेचना चाहती है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये अधिकार देती है कि आप ही मेरे शेयर्स खरीदिए। इसका कारण ये है क्योंकि एक तो कंपनी के मालिक वही बने रहेंगे, और साथ ही साथ उनके अंदर एक ये लॉयल्टी पैदा होगी कि कंपनी जिसकी गुडविल अच्छी है, जिसके मार्केट में शेयर्स बड़े महंगे बिकते हैं, लोग खरीदने के लिए बड़े जो है प्रबंध, बड़ी व्यवस्थाएं करते हैं, उनको शेयर होल्डर की लॉयल्टी का इनाम दिया गया है कि आप हमारे शेयर्स खरीदिए, और वो थोड़े कम दाम में भी मिल जाते हैं। और जो शेयर होल्डर शेयर्स को खरीदते हैं वो कंपनी के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और अगर आप नहीं खरीदना चाहते, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, तो आप किसी और को भी ये शेयर बिकवा सकते हैं, बेच सकते हैं, जिसको वो शेयर होल्डर चाहे। तो शेयर होल्डर के बेनिफिट्स के लिए, उनको कंपनी के अंदर एक अधिकार देने के लिए, उनको कंपनी के साथ एक जुड़ाव महसूस कराने के लिए कंपनी उनको ऑप्शंस देती है कि आप नए शेयर्स भी आप लोग ही खरीदिए अपने अनुपातिक आधार पर। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख शेयर है, कंपनी अब जो है 10 लाख शेयर इशू करना चाहती है, तो 10 लाख शेयर अगर अलग अलग लोगों के पास बटे हुए पहले से भी 10 लाख है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 1 लाख है, तो उसी रेशो में उनको नए शेयर्स भी प्राप्त हो जाएंगे। तो इससे वो कंपनी के अंदर अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और कंपनी के प्रति लॉयल रहते हैं, और उसकी जनरल एंट्री बिल्कुल सेम है जैसे आप बाकी शेयर्स बेचने की करते हैं। तो इस चैप्टर में इश्यू ऑफ शेयर्स में मेरी तरफ से मैक्सिमम टॉपिक हो चुके हैं। आई होप आप इन लेक्चर्स को देखें, पढ़ें, समझें और आपको पसंद भी आए, समझ भी आए। मैं इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इस लेक्चर को सुनने के लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया।